हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आपका हमारे मूमल लिंक्स लड़का चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 की जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो कि नेचर के पोइट हैं और ये एक रियलिस्टिक पोइट हैं जो अपनी कविता में प्रकृति को उतारते हैं। तो इस पोएम की हम बात करें दोस्तों कि ये पोएम जो है कि द बे अक्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो इस पोएम में दोस्तों एक क्रो और हेमलॉक ट्री, इन दो शब्दों पर बड़ा फोकस किया गया है। हेमलॉक ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हेमलॉक ट्री जो होता है कि एक पॉइजनस प्लांट होता है जो अमेरिका में पाया जाता है और इसमें वाइट स्मॉल फ्लावर्स इसके ऊपर लगे रहते हैं। और क्रो जो है ये एक डेथ का सिंबल इसमें बताया गया है, ग्लूम का सिंबल बताया गया है। इस पोएम में दोस्तों क्या होता है कि पोइट बर्फ़ के टुकड़ों से घिरे हुए पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था और वहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। अचानक उसने देखा कि वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे रुक गया है और वह एक जहरीला पेड़ है। दोस्तों ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका मतलब है टनी पार्ट्स ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। तो अचानक जब वो पोइट उस पेड़ के नीचे रुक जाता है तो वहाँ पर पोइट्स पहले से ही उदास है, ग्लूम है। और उदास और सैड का यहाँ पर हमको कैसे मालूम चलता है कि पोइट बड़ा ही उदास है और ग्लूमी है, क्योंकि इस पोइम में दो शब्दों का जिक्र किया गया है और एक तो है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही ग्लूम के प्रतीक हैं, डेथ के प्रतीक हैं, फियर के प्रतीक हैं। तो इसलिए पोइट जो हम मान सकते हैं कि पोइट उदास है, क्योंकि वो जो पेड़ था वह एक बहुत ही जहरीला पेड़ था और इसलिए ये दोनों जो सिंबल हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कवि के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं आई है। तो अचानक एक कोय ने पेड़ को हिलाकर कुछ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पोइट के ऊपर गिरा दिए। इस घटना ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। अचानक पोइट ने देखा कि भाई ऐसे किस प्रकार से मेरे ऊपर ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आए हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता जागृत होती है। इस घटना से पोइट का मूड एकदम बदल जाता है और इस घटना से पहले पोइट उदास था, सैड था, लेकिन बर्फ़ के टुकड़े गिरने से पोइट के दिल में एक नई खुशी और उमंग आ गई, एक नई पॉजिटिविटी उसके अंदर आ गई। उसने सोचा कि अभी उसका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। इस घटना से उसे अच्छी फीलिंग आई। पोएम के अंत में पोइट आनंद की अनुभूति महसूस करता है और नेचर को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरे जो पूरा दिन था वो बर्बाद होने से बचा लिया। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वह अब सकारात्मकता में बदल गई है। पोएम के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव सिंबल के रूप में देखा जाता है। पोएम से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार नेगेटिविटी भी अपने साथ में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को लेकर के आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ड टू वर्ड इस पोएम की। तो पहला जो स्टेंजा है, ये पोएम दो स्टेंजा में डिवाइड की गई है। पहला स्टेंजा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर दोस्तों पोइट एक क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बात बता रहे हैं। ये दोनों ही डेथ, फियर और ग्लूम यानी उदासी के प्रतीक हैं, अर्थात नेगेटिविटी के सिंबल के रूप में इनको बताया गया है। इन दोनों को बैड ओमेन, अपशकुन भी माना जाता है। अब दूसरे स्टेंजा के बारे में हम बात करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इस स्टेंजा के माध्यम से पोइट कह रहे हैं कि जैसे ही स्नो मेरे ऊपर गिरी तो उससे मेरा मूड एकदम चेंज हो गया। आगे वो कहते हैं कि मेरा जो वो सोच रहे थे कि उनका दिन खराब हो गया है, अब वो सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे पास दिन बचा है, अभी मेरा पूरा दिन खराब नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इस पोएम में दोस्तों कवि ने ये बताया है कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी घटनाएं हमारे अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है उसको सकारात्मकता में बदल देते हैं। अब इस पोएम में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार, उनके बारे में हम बातें करते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्रश्न उत्तरों की। तो प्रश्न उत्तरों में इसमें से पोएम में से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, एक उद्धरण दिया जाता है, और कुछ प्रश्न इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं। तो इस पोएम में से हमने यहाँ दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अर्थात कुछ पंक्तियाँ पोएम की दी जाएंगी और उनमें से दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसा कि इस पोएम में है, पहली कुछ लाइनें दी गई हैं। पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें से जो प्रश्न बनता है दोस्तों पहला, कि हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात किसने डस्ट ऑफ स्नो को नीचे सुक किया, गिराया। तो अ क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वियर वॉज द क्रो सिटिंग, वियर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा हुआ था। तो इसका आंसर होगा, पोएम से हमको मालूम चलता है, एक्सट्रैक्ट से मालूम चलता है, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। दूसरा एक्सट्रैक्ट है, इसमें दूसरा स्टेंजा है, दो ही एक्सट्रैक्ट हैं इस पोएम में। तो दूसरा हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो ये है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड र्यूड। तो इसमें से इस एक्सट्रैक्ट में से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, वॉट मूड ऑफ द पोइट इज कन्वेड इन दीज लाइन्स। तो इन पंक्तियों में पोइट के किस प्रकार के मूड को यहाँ पर बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन दीज लाइन्स द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सॉरो टू जॉय। यानी इस में बताया गया है कि जो उदास था, कभी जो दुखी था, ग्लूम था, वो किस प्रकार से एकदम जॉय में चेंज हो गया उसका मूड। और इसका जो इस एक्सट्रैक्ट से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। अर्थात एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इससे कवि का तात्पर्य है कि द पोइट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग। अर्थात कवि ने प्रायश्चित और उदासी में अपने दिन को बर्बाद नहीं किया है। इस प्रकार से दोस्तों हर पोएम में से हमारे लिए एक्सट्रैक्ट आएंगे और हर पोएम में हम आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से दो एक्सट्रैक्ट इसमें आएंगे, और उन दो प्रत्येक उद्धरण में से आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें इस प्रकार से दी गई लाइनों में से ही लिखने होंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे इस पोएम में से दोस्तों। शॉर्ट आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो ये आंसर जो है हमारे संक्षिप्त में प्रश्न उत्तर इसमें से दिए जाते हैं जो 2 अंक के होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का इसमें निर्धारित किया गया है। तो इस पोएम में से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड। क्रो ने किस प्रकार से कवि का, पोइट का मूड चेंज किया, कवि की मनोदशा को किस प्रकार से परिवर्तित क्रो ने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, द पोइट वॉज गोइंग समवेयर इन अ स्नोवी मॉर्निंग ही वॉज अपसेट। जो पोइट जो था वो किसी एक दिन कहीं जा रहा था सुबह सुबह, तो ही वॉज अपसेट, वो उदास था। ये हमें मालूम चल गया क्योंकि उसने क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में जिक्र किया है, उसने उसके बारे में कुछ बताया है, तो हम समझ जाते हैं कि वो डेफिनेटली अपसेट था। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो डस्ट, और वो जो बता रहा है कि सारे जो पेड़ थे वो स्नो डस्ट से अर्थात बर्फ से ढके हुए थे। अ क्रो सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री सुक द ट्री इन सच ए वे। तो एक जो कौवा था जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, उसने एक पेड़ को इस तरीके से हिलाया, इस वे से हिलाया दैट की सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, कि उस पेड़ से कुछ बर्फ के जो टुकड़े थे वो कवि के ऊपर जा गिरे। तो दिस चेंज्ड हिज मूड एंड ही बिकम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। इस घटना ने कवि के मूड को एकदम चेंज कर दिया और कवि एकदम हैप्पी और रिलैक्स्ड महसूस करने लग गया। तो इस पोएम में से अगला जो हमारा प्रश्न है, हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू क्रो
एंड हेमलॉक ट्री कि कभी किस प्रकार से हेमलॉक ट्री और क्रॉ के प्रति किस प्रकार का रिएक्शन करता है, किस प्रकार की उसके अंदर प्रतिक्रिया जागृत होती है। तो इसका आंसर होता है क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री आर कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस इन द वेस्ट। अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो क्रॉ और हेमलॉक ट्री को एक इनऑस्पिशियस, एक अपशकुन के बारे में माना जाता है। दे आर जनरली टेकन बैड ओमेन, और इन दोनों को बैड ओमेन, एक अपशकुन के बारे में माना जाता है। बट द पोएट डिड नॉट टेक देम इन नेगेटिव वे। सभी लोग इनको बैड ओमेन मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं तो इनको लोग नेगेटिविटी के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ इस पंक्ति में कवि बता रहा है कि द पोएट डिड नॉट टेक देम इन नेगेटिव वे। कवि ने हेमलॉक ट्री और क्रॉ को नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ सकारात्मकता उसे दिखाई दी। दे सेव्ड हिज डे, इन दोनों ने उसके दिन को बचाया। हिज नेगेटिव आउटलुक चेंज्ड टू द पोइट्स पॉजिटिव वन। तो हिज नेगेटिव आउटलुक जो था, कवि का जो नकारात्मक आउटलुक था, चेंज्ड टू पॉजिटिव वन, वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो गया। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पोएम में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको हमने यहाँ पर लिया है। और इसमें से जो तीसरा प्रश्न बनता है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अर्थात कवि ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम में किस प्रकार से नेचर को ऑब्जर्व किया है, किस प्रकार से माना है, किस प्रकार से देखा है। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। द पोएट हैज ऑब्जर्व नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। कवि ने अपने इस पोएम में इन दोनों जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसमें जो नेचर को माना है कि एक पॉजिटिव मीडियम माना है, एक सकारात्मकता का माध्यम माना है। द पोएट हैड बीन इन द सॉरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन द पोएम। कवि इस शुरू में इस पोएम के अंतर्गत दिखाई देता है कि वो सॉरोफुल और डिप्रेसिव में था, दुखी था, उदास था। बट देन द वे अ क्रॉ शुक स्नो डस्ट ऑफ, लेकिन जैसे ही एक क्रॉ ने उसके ऊपर बर्फ गिराई, इट चेंज हिज मूड, तो इस घटना ने उसके दिमाग को, उसके मूड को, मनोदशा को बदल दिया। नेचर गेव हिम द इंस्पायरेशन टू बिहेव इन ए पॉजिटिव मैनर। तो नेचर ने उसको एक इंस्पायरेशन दी, एक प्रेरणा दी, टू बिहेव इन ए पॉजिटिव मैनर, कि कभी एक पॉजिटिव मैनर से काम करे, एक सकारात्मकता से काम करे। तो इस पोएम में से चौथा प्रश्न जो हमने लिया है वो ये है कि व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रॉ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कि क्रॉ ने किस प्रकार, क्रॉ और हेमलॉक ट्री ने नेचर की किस साइड को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो इसका आंसर बनता है दोस्तों कि क्रॉ इज ब्लैक हार्श वॉइस्ड वर्ड। क्रॉ को हम जानते हैं सभी के क्रॉ, कौवा जो होता है वो एक ब्लैक होता है, काले रंग का होता है, हार्श वॉइस्ड होता है, यानी उसकी आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है। और दूसरा जो सिंबल इस पोएम में है हेमलॉक, उसको लोग मानते हैं हेमलॉक इज अ ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट। हेमलॉक जो पेड़ होता है वो पॉइजनस पेड़ होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, और उसमें बिटर फ्रूट यानी कड़वे कटु फल लगते हैं। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों को माना जाता है कि प्रकृति में ये कौवा और हेमलॉक जो है ये ब्यूटीफुल नहीं है। दे रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। ये दोनों जो सिंबल हैं क्रॉ और हेमलॉक, ये प्रकृति के डार्क अर्थात अंधेरे, काले, डिप्रेसिव, अवसाद वाले, सॉरोफुल और दुखद, एंड बिटर साइड और कटु साइड को व्यक्त करने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा ये चौथा प्रश्न है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें से जो और प्रश्न हैं उनकी। दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपको आगे तक डालते रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें से जो पांचवा क्वेश्चन हमने बनाया है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात डस्ट ऑफ स्नो है क्या, बर्फ के टुकड़े हैं क्या। तो इसके आंसर के रूप में हम आपको बता दें, डस्ट ऑफ स्नो इज अ कलेक्शन ऑफ द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो resting on the upper part of an object or a creature after a snowfall। तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो होते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण और टुकड़े होते हैं ऑफ स्नो,
बर्फ के रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट, जो ऊपरी हिस्से पर होते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के, और क्रिएचर या किसी जीव जंतु के, प्राणी के ऊपर, आफ्टर स्नोफॉल, जब बर्फ गिरती है, बर्फ पड़ती है तो पेड़ों के ऊपर, क्रिएचर्स के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं उनको ही हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। अगला इसका जो प्रश्न है वो 6वां प्रश्न हमने इस पोएम में से बनाया है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे कवि का मूड चेंज हो गया। तो इसके आंसर के रूप में हम आपको बता दें, व्हेन द क्रो सुक डाउन ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जैसे कभी उस जंगल से गुजर रहा था और एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक क्रो ने पेड़ की कुछ शाखाओं को, कुछ डालियों को हिलाया और वहाँ से उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, डस्ट ऑफ स्नो फॉल हुई एक हेमलॉक के पेड़ से। तो इट हैज चेंज्ड द पोइट्स मूड, इस घटना ने कवि के मूड को चेंज कर दिया, इस घटना ने कवि के मनोदशा को बदल दिया। ये जो सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न इस पोइम के अंतर्गत आए हैं। हालांकि डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है ये बहुत ही छोटी पोइम है, लेकिन इसमें से इतने सारे क्वेश्चन निकालना एक बहुत ही कठिन बात है। लेकिन घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से बात वही आती है, चाहे एक्सट्रैक्ट के रूप में प्रश्न आए या शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में प्रश्न आए, आंसर वहीं कुछ ना कुछ इनके निकलते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कंटिन्यू है, अभी जारी है, और इसमें से हमने अब तक आपको 6 प्रश्न बताए हैं और 6 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, आगे भी इसके प्रश्न अगली स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन तब तक ले लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी हर पार्ट की वीडियो, हर पोएम की वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। अब इसके हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि इस व्हाट इज द मेन थीम के विषय पर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो भी प्रश्न आएंगे चाहे किसी भी पोएम से आए, लेकिन थीम के विषय में ज़रूर आएंगे। तो थीम को आप लोग, विषय वस्तु को ज़रूर से याद कर लें। तो हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम की अगर बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम का जो थीम है, देयर आर सम सिंपल एक्शन दैट लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड, मानव के मस्तिष्क पर कुछ छोटी छोटी घटनाएं इतना प्रभाव छोड़ जाती हैं, छोटी छोटी बातें कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ करके जाती हैं। जैसे कि हम इस पोएम की बात करें, द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। चूँकि कवि बहुत ग्लूमी, उदास, एकदम ऐसी मनोदशा में जा रहा था कि वो बहुत उदास है, लेकिन जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही उसके ऊपर आई तो उसका मूड एकदम चेंज हो गया। तो ये जो पोएम है हमको यही बात बता रही है कि द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जैसे ही बर्फ गिरी तो उसने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। तो एक छोटा सा जो एक्शन हुआ था, सिंपल एक्शन था, कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था, लेकिन इस एक्शन ने कवि की मनोदशा को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से मानव जीवन में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे कि उसके पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, उसकी कार्यशैली बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं हैं, ये इस पोएम का मेन थीम है दोस्तों।